अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है एम्बेसडर विवेक काजू साहब ने। हम सर को अक्सर टीवी पे सुनते रहते हैं और आज मैं ये ज़रूर चाहूँगी कि सर ज़रा और ज़्यादा खुल के बात करें और बिल्कुल, ताकि हमें भी समझने में आसानी हो कि पाकिस्तान में असल में हो क्या रहा है। बहुत शुक्रिया सर, सबसे पहले तो ये कि आपने जॉइन किया, उसके लिए बहुत शुक्रिया। नहीं, और आपका शुक्रिया कि आपने दावत दी अपने शो में। नहीं सर, बहुत शुक्रिया, आप आ जाएं। और सर आज बड़ा स्पेशल डे है पाकिस्तान में। 6 सितंबर डिफेंस डे मनाया जाता है। बचपन से स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में हमेशा से ये दिन जो है वो देखा कि जी बड़ा सेलिब्रेट किया जा रहा है। अब ऐसा नहीं होता पाकिस्तान में। आज मैंने देखा कि कोई खास सोशल मीडिया पर भी लोगों ने इसके बारे में कोई पोस्ट नहीं लगाई है। और अभी आपके शो से कुछ देर पहले मैं, सामने मार्केट है मेरे घर के, मैं वहां गई थी और मैंने वहां पे लोगों से बात की, जो लोग वहां पे शॉपिंग के लिए आए थे या जो शॉपकीपर्स थे। उन्होंने कहा हम नहीं मना रहे डिफेंस डे। ये एक बहुत बड़ा चेंज आया है पाकिस्तान में और लोग अब इस तरह से बात करने लगे। साथ साथ आर्मी चीफ ने कहा है कि जी वो अब इकोनॉमी को देखेंगे। वैसे तो इकोनॉमी मेरे ख्याल है उनका काम नहीं है, जहां तक मैं समझती हूँ। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि सर क्या चेंज, क्या बदलाव आ रहा है पाकिस्तान में? देखिए, आपने कहा कि आर्मी चीफ का वो काम नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में फौज और आर्मी चीफ साहब का एक बहुत स्पेशल मकाम है। और मैंने तो हमेशा ये माना है कि दरअसल अगर कोई हाकिम है पाकिस्तान का तो वो आर्मी चीफ है। तो अगर वो हाकिम है तो फिर पाकिस्तान की नेशनल लाइफ के हर पहलू पर उनकी पकड़ होनी चाहिए। और इकोनॉमी तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू होता है किसी भी देश के नेशनल लाइफ का। तो आर्मी चीफ की दखल और एक जिम्मेदारी दोनों ही इकोनॉमी पर में है। और इस लिहाज से मेरा तो ये मानना है कि इस वक्त आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब पर एक खास जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान जिस एक आर्थिक या इकोनॉमिक दलदल में फंसा हुआ है उससे उसको निकालें। लेकिन सर उसमें तो वो सिर्फ पॉलिटिशियंस का और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या आम लोग हैं उन्हीं के नाम लेंगे। वो अपने आर्मी के लोगों के तो नाम लेंगे नहीं। और ये पॉलिटिशियंस फिर किस लिए जो है पार्लियामेंट में बैठे हैं, अगर इनसे इकोनॉमी भी नहीं संभाली जा रही और डिफेंस छोड़कर अगर आर्मी ने यही सब कुछ करना है, तो फिर इनकी क्या जरूरत है पॉलिटिशियंस की? ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है, लेकिन इसमें दो मामले मुझे इश्यूज दिखते हैं। पहले तो मेरा ये यकीन है कि पाकिस्तान के जो का पॉलिटिकल क्लास है वो आर्मी चीफ की अहमियत समझता है। और जब भी किसी पॉलिटिशियन ने उसको चैलेंज किया है आर्मी चीफ के रोल को, एक सुप्रीम रोल को, उसको बहुत बड़ा दाम चुकाना पड़ा है। आप इसमें नवाज शरीफ साहब को शामिल कर लें, उसके पहले भुट्टो साहब को देख लें, उसके बाद इमरान खान साहब को देख लें। तो इस लिहाज से पॉलिटिशियंस जो पाकिस्तान के हैं वो जानते हैं कि आर्मी चीफ का मकाम क्या है और उसकी पावर क्या है। दूसरा, आपने कहा इकोनॉमी के बारे में। अब मैंने देखा अभी बयान आया था आर्मी चीफ का, शायद वो लाहौर चेंबर ऑफ कॉमर्स के लोगों से मिले थे और सर वहां कराची उन्होंने में। उनको, नहीं लाहौर भी गए थे, कराची भी जी गए होंगे, जी। लेकिन जो रिपोर्ट मैंने देखी थी 2-3 दिन पहले वो लाहौर चेंबर की थी। उनसे उनका इंटरेक्शन हुआ और उन्होंने उनको यकीन दिलाया कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल, इकोनॉमिक मुस्तकबिल बहुत बेहतरीन होगा। अब इसमें अब उन्होंने बताया कि बहुत रिसोर्सेज हैं पाकिस्तान से और खसूसन आर्मी चीफ साहब ने जो वहाँ के ताजिर थे और इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनको
ये बताया कि वो जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनी है, उसके जरिए पाकिस्तान को बाहर निकाल, पाकिस्तान का मुस्तकबिल बेहतर, आर्थिक या इकोनॉमिक मुस्तकबिल बेहतर करने की कोशिश की जाए। अब अगर उस काउंसिल की आप कॉम्पोजिशन देखें तो उसकी सदर तो वजीर आजम करते हैं, लेकिन उसमें आर्मी चीफ भी मेंबर है। उनके साथ साथ जितने चीफ मिनिस्टर हैं वो मेंबर हैं, जो आपके प्रोविंसेस हैं, और फिर कई मंत्री, कई वजीर मेंबर हैं। और मैंने ये देखा जो कोऑर्डिनेटर हैं उस काउंसिल के, वो एक शायद आर्मी ऑफिसर है, एक जनरल साहब। तो इसलिए ये साफ है कि आर्मी चीफ साहब ने कहा है कि हम इसमें दखलंदाजी करेंगे और इसको निकालेंगे। इसके साथ साथ अगर आप एक और देखें कि मैं शायद गलत नहीं होऊंगा अगर मैं ये कहूं कि पाकिस्तान की फौज इज द बिगेस्ट कॉन्ग्लोमरेट, इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट ऑफ पाकिस्तान। यानी पाकिस्तान की इकोनॉमिक लाइफ में और कमर्शियल लाइफ में हर सूरत उनकी दखल है। आपका बैंक अस्करी सबसे बड़ा बैंक है, मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे बता दीजिए। नेशनल लॉजिस्टिक सेल जो है वो सबसे बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी। फर्टिलाइजर सबसे बड़े हैं। हाउसिंग, जो पाकिस्तान की हाउसिंग कॉलोनीज हैं, उसमें जनरल साहबान और सब आर्मी ऑफिसर्स और सोल्जर्स, जवानों की। तो इस तरह एक नेचुरल रोल बन जाता है आर्मी चीफ का। अब ये फैसला पाकिस्तान को, पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान के पॉलिटिकल क्लास और फौज को करना है कि क्या ये सही है। हाँ, मेरा मानना ये है कि ऐसी सूरत हाल, फौज की दखलंदाजी इकोनॉमी में और किसी देश में मैंने अपने तजुर्बे में नहीं देखी। हाँ, ईरान में कुछ रेवोल्यूशनरी काउंसिल जो उनकी हैं, उसमें सिपाह जो है उसके कुछ बुनियाद हैं, लेकिन इतना कंट्रोल इकोनॉमी का जो कुछ आपके स्कॉलर्स ने दिखाया है, जो किताबें लिखी हैं, और उनको कई दाम भी चुकाना पड़ा है, फौज उनसे बड़ी नाराज है कि उन्होंने इस मामले को उभारा है। अब तो ऐसे ही सूरत में आर्मी चीफ की तरफ ताजरों को और इंडस्ट्रियलिस्ट को देखना कोई कोई गैर मामूली बात नहीं है। लेकिन सर, जिन लोगों के आपने नाम लिए, चाहे वो जुल्फिकार अली भुट्टो हो, नवाज शरीफ या इमरान खान, ये जो है पावर में भी तो ये आर्मी के कंधे पे ही चढ़कर आए थे, ये अपने तौर पे तो आए नहीं। और ज्यादातर यही देखा गया है कि जो भी प्राइम मिनिस्टर आता है पाकिस्तान में, वो आर्मी के ही मदद से आते हैं, और उसके बाद आर्मी ही उनको हटा भी देती है। तो इसमें आपके ख्याल से ये पॉलिटिशियन कितने जिम्मेदार हैं आर्मी को पावर देने में? क्योंकि हर जगह पे जब ये झुक जाते हैं आर्मी के आगे, हर चीज को मान लेते हैं। और जिस वक्त इमरान खान पावर में थे, उन्होंने आसिम सलीम बाजवा को क्लीन चिट दी थी, जिसके बारे में सभी जानते हैं कि करप्शन की थी, और सी पैक से और कहां कहां से पैसा बना के वो गए। लेकिन इमरान खान ने क्लीन चिट दी थी। लेकिन इस तरह की रियायत या इस तरह का हमने कभी किसी पॉलिटिशियन के साथ होते हुए नहीं देखा। देखिए, आप सही कह रही हैं कि फौज ने इन शख्सियात को बनाया, और जब वो वजीर आजम थे तो उन्होंने जब ये दिखाने की कोशिश करी कि वो जो आइन में, आपके आइन में जो वजीर आजम की पावर्स हैं, उनको वो एक्सरसाइज करना चाहते हैं, तो फौज को वो काबिले बर्दाश्त नहीं था, तो फौज ने उनको हटाया। अब ये आपका पॉलिटिकल क्लास से ज्यादा पाकिस्तान की आवाम को तय करना कि वो अपनी फौज को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्या जिम्मेदारी सौंपना चाहती। फौज अपनी तरफ से कहती है, जो मैं समझता हूं, जो मैंने पढ़ा है, कहती है कि वो नजरिए पाकिस्तान के डिफेंडर्स,
वो उसके रक्षक है। और नजरिया पाकिस्तान माने टू नेशन थियरी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान और डेमोक्रेटिक देशों में ये होता है कि फौज का काम, प्रोफेशनल आर्मी है का काम, इज टू डिफेंड द नेशनल फ्रंटियर्स ऑफ द कंट्री। और अब वो डिफेंस जो है उसकी पॉलिसी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट बनाती है। लेकिन आपकी फौज ने, पाकिस्तान की फौज ने कभी भी एक किसी भी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को ये जिम्मेदारी सौंप नहीं लेने दी। यही तो नवाज शरीफ कहते थे। नवाज शरीफ का अगर आप देखें तो वो यही कहते थे कि भाई मैं वजीर आजम हूं, ये सब जो पॉलिसीज हैं ये मैं बनाऊंगा। फौज को मंजूर नहीं था। उसके बाद भी फौज ने ये कहा कि न्यूक्लियर पॉलिसी, चाहे कुछ भी कमांड काउंसिल हो, लेकिन न्यूक्लियर पॉलिसी, इंडिया पॉलिसी, यूएस पॉलिसी, इन पॉलिसी जो क्रिटिकल एरियाज हैं फॉरेन पॉलिसी के, वो हमारे हाथ में। उसके साथ साथ अगर इकोनॉमी नीचे जाने लगी तो फिर हम दखल देंगे, और जहां जहां हम दखल हमें देने की जरूरत है हम वहां देंगे। हाँ, कोर्ट कचहरी के मामले हैं तो थोड़े बहुत सियासी खेल खेले जाते हैं, वो सियासतदान खेल लें, लेकिन उससे उसकी हद से ज्यादा वो नहीं बढ़ने पाए। और आज के दिन तो खसूसन जो है वो, मैं तो देख रहा हूं कि साहब आसिम मुनीर साहब ने साफ कर दिया है कि वो हाकिम है पाकिस्तान के, और उन्हीं के इशारों पर अब पाकिस्तान आगे बढ़ेगा और उसका मुस्तकबिल वो तय करेगा। आपकी जुडिशरी जरूर कुछ ना कुछ उसमें कंट्रोल करने की कोशिश उसने की, उसमें वो नाकाम रहे। अब 16 सितंबर को, अगर मैं सही कह रहा हूं, 16 सितंबर को जो चीफ जस्टिस साहब हैं बंदियाल साहब, वो रिटायर करेंगे और फिर फैज ईसा साहब आएंगे। जी। मेरा तो ये मानना है कि फैज ईसा साहब विल सरप्राइज दियार। इमरान खान साहब के साथ जो उनके डिफरेंसेस हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन इलेक्शन के मामले में फैज ईसा साहब कौन आइन पर ज्यादा जोर देंगे, और फिर वहां पर आसिम मुनीर साहब को मुश्किलें का सामना पड़ेगा। हाँ, वैसे मैंने देखा एक बयान था चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब का कि मिड फरवरी में, यानी फरवरी के महीने में आपके वहां इंतखाबात होंगे। लेकिन अब मैं ये भी कहूं कि इंतखाबात पाकिस्तान में तब तक नहीं होंगे जब तक आसिम मुनीर साहब को ये भरोसा नहीं हो जाता कि इमरान खान साहब, वो पीटीआई जो है वो उसका इलेक्शंस में बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस होगा। क्योंकि जैसे मैंने आपके शो पे एक बार पहले कहा है, पाकिस्तान की में दो तलवारें नहीं रह सकती हैं एक में आज, सर एक ही मुझे नहीं रह सकती है, वो मुनीर साहब है। लेकिन सर मुझे समझ नहीं आ रही कि आर्मी चीफ इतने परेशान क्यों हैं। अगर मैं आपकी बात को ही लेके चलूं इलेक्शंस को लेके, क्योंकि इलेक्शंस तो हमेशा ऐसे होते हैं पाकिस्तान में कि जिसको आर्मी चाहती है उसको लाके बिठा देती है। उसका इस बात से कोई ताल्लुक नहीं होता कि उसको क्या वोट मिले और कितने वोट मिले। इमरान खान के टाइम पे भी कहा जाता था कि कुछ लोग इमरान खान की पार्टी के ऐसे जीते थे कि जब उन्होंने जाके इमरान खान को बताया कि हम जीत गए तो इमरान खान भी हैरान हो गए कि तुम कैसे जीत गए। तो ये तो हाल है यहाँ पे इलेक्शंस का। तो इस वजह से मुझे तो नहीं लगता कि आर्मी को इस बात की कोई फिक्र होनी चाहिए कि इमरान खान बाहर है या इमरान खान को अरेस्ट किया हुआ है। लेकिन सर पब्लिक बहुत नाराज लगती है। पब्लिक बहुत जो है वो आर्मी से नाराज लग रही है। और जैसे मैंने पहले आपसे कहा कि आज 6 सितंबर है, लेकिन मैंने नहीं देखा कि कोई खास कोई सेलिब्रेट कर रहा हो, या सोशल मीडिया पे या इवन बाहर भी जिन लोगों से बात हुई उन्होंने कहा हम सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं। और कई लोगों का ये भी कहना था कि लोगों का ये ख्याल है कि एक तरह से पूरा कब्जा कर लिया आर्मी ने एक बार फिर, सामने आके ना सही पीछे से बैक स्टेज सही सही, लेकिन लग यही रहा है कि पाकिस्तान में एक बार फिर जो है जो दिखाई नहीं दे रहा लेकिन महसूस किया जा रहा है मार्शल लॉ, उस तरह की कोई फीलिंग्स आ रही है लोगों को। नहीं, मार्शल लॉ एक तरह से तो है, हम्म। चाहे आप माने या ना माने, इट इज नॉट डायरेक्ट, बट कंट्रोल तो इस वक्त आसिम मुनीर साहब के हाथ है।
हाँ, ये आपने बड़ी एक दिलचस्प बात कही कि लोगों में काफी गुस्सा है और लोग जो हैं फौज को जिम्मेदार मान रहे हैं। जो उनकी मुश्किलात हैं, जो इकोनॉमिक मुश्किलात आजकल है, मैंने देखा कि जो बिजली के दाम हैं उसको उन्होंने बिल्स आए उनको जलाया। अब देखिए, मैं अगर आप इजाजत दें तो साफ साफ जी जी। कोई व्यक्ति, कोई इंसान, कोई खानदान या कोई देश अपनी आमदनी से ज्यादा अगर साल दर साल दर साल खर्च करता है तो एक दिन, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, डे ऑफ रेकनिंग आता ही आता। आपके वहां अभी तक ये रहा है कि बाहर से पैसा आ जाएगा और हम सेव हो जाएंगे। और मेरा ये मानना है कि हाँ, पैसा आएगा, लेकिन उस पैसे से आपकी इकोनॉमी जो है वो अपवर्ड ट्रैजेक्टरी की तरफ नहीं जाएगी, ऊपर नहीं जाएगी। उसको अ, इस हालत में रखा जाएगा कि एनर्जी इंपोर्ट हो सके, महंगाई बढ़े, लेकिन हाँ, अवेलेबल हो, श्रीलंका की सूरत हाल नहीं हो, अफगानिस्तान की सूरत हाल नहीं। तो अगर वाकई में पाकिस्तान के हुक्मरान चाहते हैं, जिसमें फौज चाहते हैं कि इकॉनमी स्टेबलाइज करे, इकॉनमी आगे बढ़े और पाकिस्तान में फिर इन्वेस्टमेंट्स आने लगे, जो कि आर्मी चीफ कह रहे हैं कि हम जो स्पेशल जो उन्होंने काउंसिल बनाई है उसके जरिए इकॉनमी बढ़ेगी, आगे पैसा आएगा। पैसा कौन डालेगा जब तक स्टेबिलिटी नहीं आएगी? अगर टेररिज्म चल रहा है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान की तरफ से चल रहा है और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और लोगों में गुस्सा है और छोटे सूबों में और गुस्सा है, तो कौन पैसा डालेगा? क्या बलूचिस्तान में, रिकोदीन में, जहां पे बहुत कॉपर और गोल्ड है, वहां क्या कोई और बाहर का देश आके पैसा डालेगा? अफगानिस्तान में भी, हिंदू कुश में कहते हैं 1 ट्रिलियन to 3 ट्रिलियन के नेचुरल रिसोर्सेज हैं। आज के हालात में कोई आपको उम्मीद दिखती है कि कोई भी ताजिर आके, कोई देश आके वहां अपना रुपया डालेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा? नहीं। तो पाकिस्तान में यही, और मैंने हमेशा अपने पाकिस्तानी दोस्तों से ये कहा है कि चीन आपकी कितनी मदद कर दे, सीपीईसी से कितना भी आ जाए, दरअसल पाकिस्तान का आर्थिक, इकोनॉमिक फ्यूचर, इकोनॉमिक मुस्तकबिल भारत से जुड़ा है। और जब तक पाकिस्तान के हुक्मरान अब जो बुनियादी नीतियां हैं पाकिस्तान की भारत के लिए उसमें तब्दीली नहीं लाएंगे, तब तक पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक हालात हैं वो ऐसे ही चलते जाएं। मुझे खुशी नहीं होती ये कहने, क्योंकि आपके देश में 22 करोड़ से ज्यादा आबादी है, नेचुरल रिसोर्सेज बेहद, कोई सब, इट इज अ कंट्री विद इमेंस पोटेंशियल। लेकिन क्या वजह है जिस वजह से एक जमाना था जबकि आपके एचडीआईज, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिसेस जो हैं वो भारत से कहीं बेहतर थे, इंडिया से कहीं बेहतर थे, लेकिन आज के दिन बहुत नीचे हैं इंडिया से? क्यों? मुझे नहीं लगता है कि आपके हुक्मरान जो हैं, चाहे उसमें फौजी हों या पॉलिटिकल क्लास के कुछ लोग हों या स्ट्रेटेजिक क्लास के हों, वो इस पर सोच रहे हैं, जो हम हिंदी में कहते हैं उस पर चिंतन कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हुआ है इन 30 सालों में कि हम इस कगार पे आके खड़े हैं और इंडिया बढ़ रहा है आगे। अभी हमारी इकॉनमी 5th लार्जेस्ट है दुनिया की। हाँ, हमारे वहां भी बहुत गरीबी है, लेकिन इकॉनमी एज अ होल दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है।
और उम्मीद हमें ये है कि अगर सब ठीक रहा तो आने वाले 3-4 साल में हम थर्ड लार्जेस्ट हो जाएंगे। अब बताइए, हम पड़ोस में हैं आपके, डजंट इट मेक सेंस कि आपकी इकोनॉमी हमारी इकोनॉमी से जोड़ी जाए और उसमें आपकी इकोनॉमी को ज्यादा फायदा हो। लेकिन ये सोच इसलिए नहीं है क्योंकि आपके हुक्मरानों ने ये तय पाया है कि भारत जो है वो परमानेंट दुश्मन है और इसके साथ हमें कुछ नहीं करना। आप ही से मैंने आपके शो में एक बार कहा था, आप रिकॉर्ड देख लीजिए। 2014 में जब मोदी आए तब से 2014 6 महीने 15 पूरा साल, 2016 जब मुश्किलें भी हुई थी, पठानकोट में एक टेररिस्ट अटैक हुआ था, उरी में टेररिस्ट अटैक हुआ था, उसके बावजूद कोशिश हुई कि भाई किसी तरह रिलेशनशिप आगे बढ़ाई। लेकिन उसके बाद पुलवामा हुआ, उसके बाद तो सबको मालूम है। क्योंकि तो इसलिए सोच अब आपको करनी ही पड़ेगी। अगर नहीं करेंगे तो ऐसी सूरत हाल चलती जाएगी। मुझे खुशी नहीं हो रही है कहने, लेकिन एज एन एनालिस्ट, एज एन ऑब्जर्वर ऑफ पाकिस्तान अफेयर्स, मैं तो इसी नतीजे पे आरुजी पहुंचता हूं और मैं साफ साफ बोलता हूं। मुझे मालूम है कि बहुत लोग पाकिस्तान में ये जो मैं कह रहा हूं उससे वो नाराज होंगे, लेकिन मुझे एक ही उम्मीद है कि इस पर थोड़ा वो सोचें। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान में जो अब लोग नाराज होंगे वो शायद कम हैं, और जो लोग आपकी बात से एग्री करेंगे वो लोग अब बढ़ते जा रहे हैं। और यही वजह है कि लोगों ने अब टू नेशन थ्योरी के ऊपर भी सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं, और मैंने 1-2 शोज किए हैं उसके ऊपर। उसके बाद खैर मुझे तो काफी बुरा भला कहा गया, लेकिन बहरहाल लोग बात कर रहे हैं। और पाकिस्तानी से ही मैंने बात की थी जिन्होंने ये सारी बातें की, और वो भी मैं आपको वो वीडियो जो है मैं आपको भेजूंगी, आप जरूर देखिएगा। तो सर बिल्कुल लोग अब सवाल उठा रहे हैं, और अगर ये भारत दुश्मनी खत्म कर देगी हमारी एजेंसीज और हमारी फौज, तो फिर जाहिर है फिर ये डिफेंस बजट जो है वो उनका बड़ा मुश्किल में आ जाएगा। शायद एक वजह ये भी है, लेकिन फिर भी मेरा ख्याल है कि थोड़ा इन्हें सोचना चाहिए, आम पब्लिक का जो इस वक्त बहुत मुश्किल में है। थैंक यू सो मच सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू सर। थैंक यू। आदाब, आदाब, खुदा आदाब। हाफिज। हाफिज सर।